गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की जो कल्चर एंड सोसाइटी है उसका चैप्टर नंबर 2 का जो नेक्स्ट पेज था, पेज नंबर 13, उसको हम रीड करेंगे। ये हिस्ट्री का चैप्टर है। टीपू पॉलिसी ऑफ सीकिंग हेल्प। जो टीपू की पॉलिसी थी वो कैसी थी? सीकिंग हेल्प, वह मदद खोज रहा था। फ्रॉम द फ्रेंच एंड द तुर्क्स अपीयर्ड टू डेंजर्स टू तुर्क्स अपीयर टू डेंजरस टू ब्रिटिश इंटरेस्ट। और किससे मदद चाह रहा था? फ्रेंच से और तुर्की से। अपीयर टू डेंजरस, जब ये खतरा था किसका? ब्रिटिश इंटरेस्ट का। व्हेन टीपू इन्वेडेड द टिनी किंगडम ऑफ त्रावणकोर इन 1789। व्हेन, जब टीपू इन्वेडेड द टिनी किंगडम, छोटा सा राज्य था, ऑफ त्रावणकोर ऑन इन 1789, 1789 में। कॉर्नवालिस रिटेलिएटेड, जो कॉर्नवालिस था उसने प्रतिकार किया। एंड दिस लीड टू द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। किसका? तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था उसका। आंग्ल मैसूर युद्ध। एंग्लो को आंग्ल बोला जाता है, मैसूर वार इसकी हिंदी होती है आंग्ल। द मराठा एंड निजाम ऑल्सो ज्वाइंड दिस वार। इसमें क्या होता है, जो मराठा होते हैं वो भी इसको ज्वाइन करते हैं। और निजाम कहाँ का शासक है? आपको पहले भी बताया गया, निजाम है हैदराबाद का। द मराठा एंड निजाम आल्सो ज्वाइंड दिस वार। इस बार को ज्वाइन करती हैं। ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश, किसकी तरफ से? ब्रिटिश की तरफ से। ब्रिटिश दिस बार 1790 टू 1792 लास्टेड फॉर 2 ईयर्स। जो यह वार था कब तक था? 1790 से लेकर 1792 तक। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर टीपू। ये किसके लिए कठिन था? टीपू के लिए। टू टेक ऑन द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ हिज एनिमी, कि उसके लिए ये डिफ़िकल्ट था कि जो सामने उसके कंबाइंड एनिमी था, जो उसका शत्रु था, उसमें कौन थे? ब्रिटिश थे, जो कि आप देख रहे हो पहले से ही मजबूत हैं। इसमें के बाद मराठा भी उसमें शामिल हो गए और निजाम भी शामिल हो गया। बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इसके बाद एक संधि होती है इस युद्ध के बाद, उसका नाम रखा गया श्रीरंगपट्टनम। 1792, ये कब हुई? 1792 में। टीपू सरेंडर्ड हाफ ऑफ हिज ट्रीटी टू हिज एनिमीज एंड पेड 3 मिलियन पाउंड्स एज बार कंपनसेशन। टीपू को सरेंडर करना पड़ा। हाफ ऑफ हिज ट्रीटी, जो उसकी ट्रीटी नहीं, टेरिटरी, जो उसका टेरिटरी था उसको आधा भाग देना पड़ा। किसको? अपने शत्रुओं को। एंड पेड, और उसको पे करना पड़ा 3 मिलियन पाउंड्स, 3 मिलियन पाउंड्स उसको वार का जो मुआवजा था उसके रूप में। ही वाज ऑल्सो फोर्स्ड टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस। ही वाज, उसके साथ ही उस पर क्या किया गया? सब्सिडियरी अलायंस का मतलब होता है सहायक संधि। तो उस पर क्या एक्सेप्ट उसे करनी पड़ी? सहायक संधि। बट ही रिफ्यूज्ड, बाद में उसने उससे मना कर दिया। आपको ये भी हम बता दें, सहायक संधि, जो शायद हो सकता है आगे आप पढ़ चुके हो। सहायक संधि में क्या होता था कि इस संधि के अंतर्गत पहले शासक कहता था कि आपको सेना रखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको कोई भी अगर आप पर हमला करेगा तो हम आपको मदद पहुंचाएंगे, हम अपनी सेना रखेंगे। और उसमें क्या होता है, ये अब ब्रिटिश ने तो अपनी सेना आपके राज्य में रख दी है, अब ये अन्य कामों में भी हस्तक्षेप करने लगते थे। जैसे कि ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए, विदेश से आप संबंध नहीं बनाओगे। इस प्रकार के जो कार्य थे उनमें हस्तक्षेप के कारण हर राजा पसंद नहीं करता था कि ये सहायक संधि में शामिल हों। और ये इनकी एक पॉलिसी थी राज्य को हड़पने की। कुछ समय तक इनकी वहाँ सेना रहती थी, उसके बाद में आपको अपनी सेना संगठित करने नहीं देते थे। जैसे ही कुछ हुआ तो इन्होंने कहा नहीं, इस राज्य में अव्यवस्था फैली हुई है, और ये उस राज्य पर कब्जा कर लेते थे। इसमें दिया गया है, He continued his efforts to modernize his army with the help of the French.
इसने फ्रांस की मदद से क्या, जो फ्रेंच लोग थे उनकी मदद से क्या किया, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज और आधुनिक बनाने पर कार्य करने लगा। दिस लीड टू द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इन 1799। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। टीपू डाइड फाइटिंग वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल। जब वह अपनी कैपिटल को डिफेंड कर रहा था, बचा रहा था, उसी समय उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये लार्ज इसलिए नहीं हो जाती वैसे ही नॉर्मल, क्योंकि वह युद्ध में मारा जाता है, उसको पकड़ के मार दिया जाता है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द किंगडम, जो एक लार्ज पोर्शन था, एक बड़ा पोर्शन था, किसका, किंगडम का, उसके राज्य का, ऑफ मैसूर वाज मर्ज्ड विद ब्रिटिश एम्पायर, उसको किसके साथ में मर्ज कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया जो ब्रिटिश शासन था उसके साथ में। द कन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, जो ये मैसूर की जीत थी, वाज द मोस्ट ब्रिलियंट सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश पावर, ये ब्रिटिश पावर के लिए बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब चालाकी से सक्सेस, एक सफलता थी। इन एवरी डिसिप्लिन ऑफ वार एंड डिप्लोमेसी, इसमें क्या था, उन्होंने बहुत ही अनुशासन दिखाया, एंड डिप्लोमेसी और कूटनीति का भी परिचय दिया। द ब्रिटिश प्रूव्ड, उन्होंने प्रूव किया, देम सेल्फ सुपर टू द वैलियंट रूलर्स ऑफ मैसूर, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो मैसूर के साहसी और निर्भीक शासक हैं उनसे हम क्या हैं, सुपीरियर हैं, उच्च हैं। द ब्रिटिश एम्पायर नाउ एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द दक्कन टू द अदर, जो ब्रिटिश एम्पायर थी, नाउ द एक्सटेंडेड, द ब्रिटिश एम्पायर से उन्होंने नाउ एक्सटेंडेड करने लगे, बढ़ाने लगे, फ्रॉम वन एंड ऑफ द दक्कन, जो दक्कन का था क्षेत्र, टू द अदर, और दूसरे क्षेत्रों में। अब हम इसको देखेंगे, जो अभी आया था सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली 1798 टू 1805, 1798 से 1805 तक का काल किसका है, लॉर्ड वेलेजली का। द सक्सेसर ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये किसका उत्तराधिकारी था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। केम टू इंडिया, भारत में आता है, विद द इंटेंशन टू ट्रांसफॉर्म, किस इंटेंशन के साथ, ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, कि वह जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, इनटू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इनटू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। टू अचीव हिज गोल, वह अपने गोल को अचीव करने के लिए ही डिवाइज्ड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, उसने कौन सी पॉलिसी ली, सब्सिडरी अलायंस। द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस अलायंस वार सिंपल, इसके जो प्रिंसिपल सिद्धांत थे बहुत ही सिंपल थे। फर्स्ट, द इंडियन रूलर्स हु वर इनवाइटेड टू ज्वाइन दिस अलायंस, जो इंडियन रूलर्स थे उनको कहा जाता था कि उनको इनवाइट किया जाता था कि आप इस अलायंस से जुड़िए। वर एक्सपेक्टेड नॉट टू फाइट और कीप एनी कॉन्टैक्ट विद एनी अदर पावर, ये कहते थे, ये आपसे एक्सपेक्ट, उम्मीद करते थे, नॉट टू फाइट, आप किसी से लड़ेंगे नहीं, और कीप एनी कॉन्टैक्ट, और ना ही आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट रखेंगे, विद एनी अदर पावर, जो दूसरी शक्ति होगी, विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, बिना ब्रिटिश के परमिशन के। टू मेंटेन इंटरनल पीस एंड ऑर्डर इन सब्सिडरी स्टेट, टू मेंटेन इंटरनल पीस, ये क्या करते थे, आंतरिक शांति बनाने के लिए, एंड ऑर्डर इन सब्सिडरी स्टेट, और ये सहायक राज्य में। द ब्रिटिश वुड स्टेशन एंड आर्मी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश जनरल, ये कि ब्रिटिश जनरल के कंट्रोल में एक आर्मी का स्टेशन बनाते थे, जिस स्टेट के साथ में इनका सब्सिडरी अलायंस होता था। द इंडियन स्टेट वुड आइदर सरेंडर ए पोर्शन ऑफ इट्स टेरिटरी टू द कंपनी और वुड पे एन एनुअल अमाउंट। द इंडियन स्टेट, जो इंडियन भारतीय राज्य होते थे, वुड आइदर सरेंडर, या तो उन्हें सरेंडर करना पड़ता था, ए पोर्शन ऑफ इट्स टेरिटरी, अपने क्षेत्र का, आप जैसे पैसे देने के लिए नहीं है, तो वो कहते थे कि आप इतना राज्य ले लीजिए, इसका जो, इससे जो इनकम होगी उसको आप रखिए। टू द कंपनी और वुड पे, जो कंपनी को मतलब पे करने में असमर्थ थे, क्या, एनुअल अमाउंट, जो वार्षिक अमाउंट देना होता था। इन रिटर्न
द कंपनी वुड प्रोटेक्ट द सब्सिडरी स्टेट। तो कंपनी क्या करती थी, उनको प्रोटेक्ट करती थी जो उसका सहायक राज्य होता था। अगेंस्ट एक्सटर्नल फर्स्ट इंडियन पावर टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। सॉरी, इसमें लाइन ड्रॉप हो गई है। इन रिटर्न द कंपनी वुड प्रोटेक्ट द सब्सिडरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्वेजन। तो क्या होता था, जो कंपनी होती थी वह प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी, सुरक्षा देती थी सब्सिडरी स्टेट को अगेंस्ट किसके, जो एक्सटर्नल इन्वेजन, जो बाहर का जो आक्रमणकारी होता था उससे। द निजाम ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद की निजाम थी, वाज द फर्स्ट इंडियन पावर टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। जो हैदराबाद के निजाम थे वह पहली शक्ति थे जिन्होंने इस संधि को स्वीकारा। अब हम देखेंगे एंग्लो मराठा वार। इट टुक द ब्रिटिश 43 ईयर्स टू सबजुगेट द मराठा। इट टुक द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे 43 ईयर्स 1775 से 1818 तक सबजुगेट रहे, उनके अधिकार में रहे द मराठा, किसके, मराठा की। आफ्टर द डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा जो पानीपत। इट टुक द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे 43 ईयर्स टू सबजुगेट द मराठा। आफ्टर देयर डिफीट इन देयर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो तीसरी पानीपत की लड़ाई थी 1761 में, द मराठा हैड स्टार्टेड राइजिंग अगेन, जो मराठा उन्होंने दोबारा से राइजिंग होने लगे थे अगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ माधवराव फर्स्ट, किसकी लीडरशिप में, माधवराव फर्स्ट की, एंड महादजी सिंधिया, और कौन, महादजी सिंधिया। मराठा चीफ वर स्ट्राइविंग टू बिकम इंडिपेंडेंट, जो मराठा चीफ थे, जो मराठा प्रमुख थे, वो क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे क्या होने का, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होने का। बट दे लैक्ड यूनिटी एंड पेशवा वाज पावरलेस। उसके बाद लेकिन क्या होता है, लैक मीन्स होता है कम, होती है क्या, यूनिटी, उनकी जो एकता है, एंड पेशवा वाज पावरलेस, जो पेशवा है वो कैसा हो जाता है, पावरलेस, उसके पास शक्ति नहीं है। आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव फर्स्ट, किसके, माधवराव की डेथ के बाद, द फोर्थ पेशवा इन 1772, ये कौन से होते हैं, फोर्थ पेशवा जो होते हैं 1772 में। ये सिविल वार एंस्यूड फॉर सक्सेशन टू द थ्रोन। उस समय क्या होने लगता है, सक्सेशन मीन्स होता है उत्तराधिकार के लिए, जो थ्रोन, जो राजगद्दी पाने के लिए आपस में ही ये सिविल वार होने लगता है। रघुनाथ राव साइंड ए ट्रीटी विद द कंपनी, जो रघुनाथ राव होते हैं वो किसके साथ ट्रीटी करते हैं, कंपनी के साथ। गवर्नर वाइल नाना फडणवीस साइडेड विद गवर्नर जनरल हेस्टिंग, जबकि नाना फडणवीस हैं वो किसकी वो साइडेड हो जाते हैं, जो गवर्नर जनरल हेस्टिंग है। फाइनली माधवराव सेकंड वाज एक्सेप्टेड हिज द पेशवाज अंडर द ट्रीटी ऑफ सलवाई, जो सलवाई की संधि होती है 1782 में। तो क्या होता है कि फाइनली माधवराव सेकंड होता है, वह एक्सेप्टेड कर लेता है, स्वीकार कर लेता है किसको, द पेशवा को, द अंडर द ट्रीटी ऑफ सलवाई की संधि में। इन रिटर्न ही हैड टू सीड, वह क्या सौंप देता है, सालसेट आइलैंड टू द ब्रिटिश, सालसेट आइलैंड किसको दे देता है, ब्रिटिश को। आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस इन 1800, नाना फडणवीस की 1800 ईस्वी में डेथ के बाद में आगे का जो पोर्शन है वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आप इसमें ये मैप को भी देखा कीजिए, जैसे आपकी जो बुक में दिया हुआ है। अब आपको देखना है, यहाँ मिडिल में देख रहे हैं निजाम, डोमिनियन, हैदराबाद, ये हैदराबाद का क्षेत्र। तो आपको ये पता लगता है कि ये किस क्षेत्र की बात हो रही है। हैदराबाद के नीचे आप देखेंगे मैसूर। अब आप देखते हैं कि इसमें जब ये मैसूर जो तृतीय आंग्लवार होता है उसमें क्या है, एक तरफ मराठा हैं और ये निजाम, ये किसका साथ दे रहे हैं, ब्रिटिश का, और मैसूर अकेला है। इसमें क्या है, इनको अपना कुछ टेरिटरी को गंवाना पड़ता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।